मैन ऑफ स्टील भाई एकदम बकवास मूवी, क्योंकि यार सुपर हीरो का यार उड़ने में ही पूरी की पूरी आधी मूवी निकल चुकी है। ऊपर से सब कुछ यार इतना बोरिंग बोरिंग, तो भाई कुछ पल्ले नहीं पड़ा। ये सोच थी मेरी जब मैं 14 साल का था, जब मैंने ये मूवी पहली बार देखी थी। अब देखो मेरे जैसे और भी लोग होंगे जो शायद उस टाइम में मेरी तरह ही बच्चे होंगे जिनको ये मूवी समझ नहीं आई। और देखो जायज़ भी है क्योंकि भाई मूवी बहुत ज़्यादा डीप है, जो उस एज में समझ पाना बहुत मुश्किल है। पर जब उसके बाद भाई अपन लोग बड़े हुए, मैंने थोड़ा सिनेमा को समझा, थोड़ा चीज़ों को, स्टोरीज को समझना सीखा, तब मुझे समझ आया कि भाई ये मूवी मास्टरपीस है। और अब इस मूवी को देखो 10 साल पूरे हो चुके हैं, तो चलो बात करते हैं कि हम ये मूवी मास्टरपीस क्यों है। सबसे पहला रीजन तो भाई देखो खुद हेनरी कैविल है, क्योंकि यार इस बंदे ने इस रोल को प्ले करने के लिए जान लगा दी है। पहली बार बंदा रिजेक्ट हुआ था 2006 वाली सुपरमैन रिटर्न्स के ऑडिशन में। उसके बाद भी बंदे ने हार नहीं मानी और फिर से एक बार यही कैरेक्टर हेनरी कैविल के पास वापस आया और उन्होंने इसके लिए ऑडिशन दिया और वो इसके लिए सिलेक्ट हुए। इस मूवी में हेनरी कैविल ने जो अपनी फिजिक्स बनाई है, बॉडी बनाई है, भाई वो एकदम रियल है। कोई वीएफएक्स या कोई स्टेरॉइड्स नहीं लिए हुए हैं, जबकि उन्हें जैक स्नाइडर की तरफ से पूरा अलाउ था कि वो अपनी बॉडी को और ज़्यादा बल्क दिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पर नहीं भाई, बंदे ने पूरी जिम में मेहनत की है और भाई वो चीज़ दिखती है स्क्रीन पर। सेकंड चीज़ है देखो यार, ह्यूमन साइड ऑफ सुपरमैन, और ये चीज़ देखो मेरी पर्सनल फेवरेट है। इस मूवी में अगर तुम नोटिस करोगे तो भाई तुम्हें नजर आएगा कि यार सुपरमैन को एज एन ह्यूमन ज़्यादा दिखाया गया है। वो इस दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान है, बट वो बचपन से ही अपनी इन ताकतों को अपना श्राप मानता हुआ आया है। उसके परिवार के अलावा उसे कोई समझ नहीं पाता। वो बेशक एक एलियन है, पर उसने अर्थ पर आकर इंसानों से इंसानियत सीखी और अब वो इंसानों से ज़्यादा इंसानियत अपने अंदर रखता है, और यही चीज़ उसको सुपरमैन बनाती है। और अगर तुम्हें याद हो तो यार बार वाली फाइट को सुपरमैन चाहता तो एक थप्पड़ में उस बंदे को ख़त्म कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया, इतनी बेइज्जती होने के बावजूद भी। बस के डूबने वाले सीन में सुपरमैन उसी बच्चे को अलग से बचा के लाया था जो बच्चा उससे पहले के सीन में उसे परेशान कर रहा था। यही चीज़ हमने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी में भी देखी थी, जब डूम्सडे लेक्स लूथर को मारने वाला था, मगर सुपरमैन ने उसके पंच के आगे आकर उसके पंच को रोका और लेक्स लूथर की जान बचाई। और लेक्स लूथर वही इंसान है जिसने सुपरमैन की माँ को किडनैप किया था। और अगर मैन ऑफ स्टील में तुम्हें याद हो तो भाई जॉर्ड ने सिर्फ उसकी माँ को टच किया था, तो सुपरमैन ने उसकी क्या धुनाई करी थी। और मूवी के लास्ट सीन में हम देख पाते हैं कि यार सुपरमैन कभी भी जॉर्ड को मारना नहीं चाहता था, पर उसके पास कोई और चॉइस भी नहीं थी, क्योंकि उसने यहाँ पर अगर इंसानियत सीखी और इंसानियत से उसने यही सीखा है कि किसी को मारना गलत है। और अपने हाथों से पहली बार किसी को मारने का दुख यार उसकी चीख में नजर आता है। दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान होने के बावजूद भी वो अपने पिता को नहीं बचा सका, क्योंकि ये दुनिया उसको देखने के लिए तैयार नहीं थी, उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी। इन सभी चीज़ों से भाई हमें समझ आता है कि यार ये मूवी सिर्फ सुपरमैन की कहानी नहीं थी, ये कहानी थी उस शख्स की जो बेशक इस दुनिया के बाहर से आया है, पर उसने इंसानियत हम इंसानों से सीखी और आज वो हम इंसानों से ज़्यादा इंसान है। हाँ, बात थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी बट बहुत डीप है। मैन ऑफ स्टील मूवी में हमें सुपरमैन को बहुत ज़्यादा पावरफुल होने के बावजूद उसे बहुत ज़्यादा वीक दिखाया गया है, क्योंकि उसने पूरी मूवी में कभी अपने आप को एज एन सुपर हीरो माना ही नहीं। वो अपने आप को हमेशा इंसान मान रहा था। एंड देखो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है इस मूवी के मास्टरपीस होने का। नेक्स्ट रीज़न है वर्ल्ड बिल्डिंग। यार तुम मानो या ना मानो, पर यार इस मूवी में हमें सुपर हीरो एक रियल वर्ल्ड में दिखाया गया था, क्योंकि देखो इंसान की फितरत है, जिसे वो काबू नहीं कर सकता उसे खतरा मान लेता है। और यही चीज़ हमें इस मूवी के पॉलिटिकल लीडर्स और आर्मी के नेचर में झलकती है। अब हाँ, ये चीज़ गलत नहीं है, बट बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है, क्योंकि अगर रियल में भी कोई सुपर हीरो अगर हमारी धरती पर आ जाएगा तो शायद हम लोग भी ऐसे ही बिहेव करेंगे। मूवी का भाई विलन, किसी भी हीरो को ग्रेट उसका हमेशा विलन बनाता है। जॉर्ड देखो बेशक इस मूवी में विलन दिखाया था, लेकिन तुम एक बार उसके नज़रिए से इस मूवी को देखो। जॉर्ड अपनी जगह पर बिल्कुल सही था, क्योंकि यार उसने एटलीस्ट अपने प्लैनेट की तबाही को रोकने के लिए एक कदम उठाया था, जहाँ पर उसके प्लैनेट के लीडर्स जो थे वो बिल्कुल इसके लिए कुछ नहीं कर रहे थे। जॉर्ड ने एटलीस्ट अपने प्लैनेट को बचाने की कोशिश करी, उसने कदम उठाया। बेशक वो गलत था, बट वो अपने प्लैनेट को बचाना चाहता था। और प्लैनेट से मेरा मतलब क्रिप्टोन नहीं, वो अपने लोगों को बचाना चाहता था, अपने लोगों को, अपनी सिविलाइजेशन को, अपनी टेक्नोलॉजी को, अपनी धरोहर को। और इसमें देखो सबसे बड़ा कनेक्टिविटी वाली चीज़ ये आती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि जॉर्ड जो चीज़ कर रहा था वो चीज़ हम लोग भी शायद आज के ज़माने में कर रहे हैं। हम सबको पता है कि यार एक दिन अर्थ हम सबके रहने लायक नहीं रहेगी और शायद हमें कोई दूसरा प्लेनेट रहने के लिए ढूंढना पड़ेगा, और उसके लिए इंसान की खोज अभी तक भी जारी है। पर सोचो अगर हमें एक प्लेनेट ऐसा मिल जाए जहाँ पर हमारे जैसा जीवन है और वहाँ पे कुछ और लोग रह रहे हैं और हम वहाँ जाकर रहने लग जाएं और हम लोग के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो भाई हम लोग भी वहाँ पे जाके ऐसे ही बिहेव करेंगे और वो लोग भी हमारे साथ इसी तरह लड़ाई करेंगे जैसी हमने इस मूवी में देखी है, क्योंकि हम दोनों ही बस सर्वाइव करना चाहते हैं। और इस चीज़ में देखो सही या गलत वाली चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। और ये एक बहुत ही डीप बात थी इस मूवी की, जो कि शायद उस टाइम मेरे लिए समझना बहुत मुश्किल था। जो कोडेक्स वो ढूंढ रहा है उससे मेरी नस्ल फिर से पैदा हो सकती है। ये तो अच्छी बात है ना, पर वो इस पृथ्वी को किसी के साथ बांटना नहीं चाहते। नेक्स्ट पॉइंट है अपना क्रिश्चियन माइथोलॉजी से रिलेटेड। मूवी की कहानी में मेटाफोरिकली सुपरमैन को एज जीसस क्राइस्ट दिखाया गया है, बल्कि इस मूवी के बहुत सारे सीन, एक मूवी है द पैशन ऑफ क्राइस्ट, वो मूवी जीसस क्राइस्ट पर ही बनी हुई है और उस मूवी के बहुत सारे सीन मैन ऑफ स्टील से मैच होते हैं।
और देखो सिमिलैरिटी की बात करें तो यार हमारे सुपरमैन के पास अपार शक्ति है, पर वो जीसस क्राइस्ट की तरह कभी किसी को हर्ट नहीं करना चाहता। बिल्कुल जीसस क्राइस्ट की तरह सुपरमैन ने भी अपने आप को सरेंडर किया और जॉर्ड के फिजिकल और मेंटल टॉर्चर को झेला सिर्फ इंसानों के लिए। सेम चीज़ जीसस क्राइस्ट ने भी ह्यूमैनिटी के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस किया था और इतने टॉर्चर झेले थे। और वो चीज़ हमें मूवी में सुपरमैन के टी पोज पर कई बार नजर आती है। और मूवी में चर्च वाले सीन में हमें बैकग्राउंड में जीसस क्राइस्ट की पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं जो कि इनडायरेक्टली हमारे सुपरमैन से कनेक्टेड थी। जीसस क्राइस्ट को क्रॉस पे लटकाने के बाद जो यातनाएं दी गई थी वो एक भाले से दी गई थी। और अगर तुम्हें याद हो बैटमैन वर्सेस बैटमैन ने सुपरमैन को मारने के लिए तलवार या बुलेट नहीं, उसने एक भाला बनाया था। नेक्स्ट पॉइंट है अपना भाई मूवी का डायरेक्शन। जैक स्नाइडर को भाई मानना पड़ेगा कि भाई बंदे ने इस मूवी में नेक्स्ट लेवल काम किया है, क्योंकि इस मूवी के स्टोरी लाइन, इस मूवी के बैकग्राउंड, इस मूवी के थीम्स, इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी भाई बहुत नेक्स्ट लेवल है। और तो और यार 10 साल बाद भी आज भी अगर कोई ऐसी मूवी बनती है तो भाई वो तक मैन ऑफ स्टील के सामने फीकी लगती है मुझे। मूवी में भाई सिनेमाटोग्राफी और एक्शन को भाई जिस लेवल पे दिखाया गया काफ़ी शानदार कि भाई हम बिलीव कर पाते हैं कि यार अगर दो गॉड लाइक बीइंग अगर इस दुनिया पे लड़ेंगे तो भाई दुनिया कांपने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना इस मूवी की स्टोरी। इस मूवी की स्टोरी लिखी है क्रिस्टोफर नोलन सर ने डेविड के साथ मिलकर। क्रिस्टोफर नोलन सर की हम पुरानी मूवीज़ को देख के ये बात जान सकते हैं कि यार वो अपनी मूवी को कितना ज़्यादा रियल रखते हैं। उनका यार सिनेमा को बनाने का और मूवीज़ को देखने का नज़रिया बहुत अलग है। नोलन सर ने ही इस मूवी में जैक स्नाइडर को सजेस्ट किया था डायरेक्ट करने के लिए। यहाँ तक कि मूवी के लास्ट सीन में जिसमें जॉर्ड को सुपरमैन ने अपने हाथों से मारा था, नोलन उस सीन के खिलाफ थे, बट जैक स्नाइडर ने उनको अच्छे से समझाया, उनकी टीम ने समझाया कि यार अभी अपना सुपरमैन जो है वो इनमेच्योर है और अभी सीख रहा है चीज़ें, और उस सीन में वो मजबूर था। तो नोलन उसके बाद उस सीन के लिए माने थे, वरना वो नहीं चाहते थे कि अभी उनका सुपरमैन किसी को मारे। नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है म्यूज़िक, क्योंकि नोलन सर अगर इस मूवी में कनेक्टेड है तो भाई हैंस जिमर भी होंगे। क्रिस्टोफर नोलन की मोस्टली मूवीज़ के लिए हैंस जिमर उनकी सबसे पहली पसंद होते हैं म्यूज़िक के लिए। डार्क नाइट ट्रिलॉजी, इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, भाई इनके म्यूज़िक पीस आज भी लोग सुनते हैं। इस मूवी के यार बहुत सारे इमोशनल और इम्पैक्टफुल सीन्स के लिए इसका म्यूज़िक भी रीज़न है। अब चाहे तुम उसका फर्स्ट फ्लाइट वाला सीन देख लो, या उसकी मदर को हाथ लगाने वाला सीन देख लो, या फिर लास्ट की पूरी फाइट देख लो, म्यूज़िक के बिना भाई बहुत फीकी लगती है, और भाई म्यूज़िक के साथ भाई 4 जान लग जाते हैं उसमें। इस पूरी मूवी के एक एक सीन में म्यूज़िक का बहुत बड़ा हाथ है उसे खूबसूरत बनाने में। नेक्स्ट पॉइंट आता है भाई इस मूवी के इमोशंस। मूवी बहुत ज़्यादा इमोशनल भी थी भाई। मेरे लिए यार इस मूवी का सबसे ज़्यादा इमोशनल सीन देखो जोनाथन केंट की डेथ वाला सीन था, क्योंकि यार तुम सुपरमैन की चीख में वो लाचारी सुन सकते हो, वो लाचारी महसूस कर सकते हो। उस सीन में देखो सुपरमैन कुछ टाइम पहले उनकी बहस हो रही होती है और सुपरमैन उसके लिए उनसे माफ़ी तक नहीं मांग पाया, जबकि उनको सॉरी बोलना चाहता था। पूरी मूवी में हमें फादर एंड सन के बॉन्ड को बहुत अच्छे से दिखाया गया है, बट माँ को हाथ लगाने पर सुपरमैन क्या करता, उस सीन से मदर और फादर के इमोशंस में एकदम वेट आ जाता है। और क्योंकि यार वो सीन इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल इसलिए भी था क्योंकि यार सुपरमैन ऑलरेडी अपने फादर को खो चुका है, अब वो अपनी माँ को नहीं खोना चाहता, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। यहाँ पर उसने अपने आप को बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं किया जॉर्ड को मारने से। और मैं इन इमोशंस के लिए मैं यार जैक स्नाइडर को भी मानना पड़ूंगा कि यार वो खुद अडॉप्टेड बच्चे पाल रहे हैं, और यार रियल लाइफ में भी वो बंदा खुद को कहीं ना कहीं जोनाथन केंट से ज़्यादा कनेक्ट कर पाता है। यही चीज़ यार हम इस मूवी में फील कर पाते हैं, देख पाते हैं जोनाथन केंट के कैरेक्टर में। इस मूवी में अगर तुम नोटिस करोगे तो जोनाथन केंट का ही बहुत बड़ा हाथ था सुपरमैन को सुपरमैन बनाने में, क्योंकि उन्होंने उसको इंसानियत सिखाई और उसने इंसानियत हम इंसानों से ज़्यादा सीखी, और वो हम सबसे ज़्यादा इंसान है, और यही चीज़ उसको सुपरमैन बनाती है। देखो मेरे लिए इस मूवी को मास्टरपीस करने के और भी बहुत सारे रीज़न है। मैं इस मूवी के बारे में भाई घंटों बात कर सकता हूँ। मैंने मेन पॉइंट्स अपने बता दिए हैं, तो बाकी इनमें से तुम लोगों को कौन कौन से पॉइंट ज़्यादा पसंद है और तुम लोगों के इस मूवी के बारे में क्या विचार हैं, तुम लोग कमेंट्स में बताओ। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तुम चाहो तो यार मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।